हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि 7:45 पे शाम को निकली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल निकालने का हमारा फॉर्मूला है 2 × x × y अपॉन में x + y। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 × x × y अपॉन में x + y। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल थी। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। हमारे ऑप्शन हैं सुनीता विलियम्स, पछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम महेश्वरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कर्णम महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चुकंदर, आलू और अदरक। तो चुकंदर तो एक जड़ है लेकिन आलू जड़ों में होने वाला एक फल है, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड है गाजर, हल्दी और अदरक। गाजर तो है लेकिन हल्दी जो है वो जड़ों में होने वाला फल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा शकरकंदी, मूली, हल्दी। हल्दी अगर इस ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है गाजर, चुकंदर और मूली। तीनों ही हमारा एक जड़ का समूह है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के में मेघालय में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इसका आकार एक घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, तो आवाज़ नहीं निकालता है। तो हमारा जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है कि इसमें कोटेशन ए और बी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 है उच्च ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि वह मलेरिया बुखार है जो जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है और उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। वह फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक साउथ में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो कि B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर अपने अस्पताल में पहुंच जाते हैं जो कि ठीक है जो कि C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा कि जो डॉक्टर का अस्पताल है वो नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि उत्तर पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मिजोरम, क्योंकि जो ये चेराओ नाच है ये मिजोरम के लोग करते हैं, वहाँ का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 है केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या केरल, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु से जो राज्य रखते हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसमें ध्यान देने बात है, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो है। ऑप्शन नंबर 2 है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और तथ्यात्मक कौशल को प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, यानी कि स्वयं के द्वारा सिखाना, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये अध्यापक का कर्तव्य है, ये भी शामिल है एनसीएफ 2005 में। और ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या संकलित करता है कि विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 2 है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 3 है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है कि इसके अंतर्गत जो 3 से 5 के विषय में संकलित है वो है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? मतलब 3 गलत है और 4 मतलब 1 सही है, चौथा। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शंस कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो 1 से तो नहीं पढ़ाया जाता, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है कि दूसरी, तीसरी और चौथी की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि क्या क्या इशारा करता है? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन 2 है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो इसमें अभी सोच विचार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन जो है ये एक बाल केंद्रित विषय है, शिक्षण है।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपक्रम है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है वो है जानवर। जो बेसिक थीम है इसका वो जानवर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? वांछनीय गतिविधि हमें इसमें बतानी है। तो ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यह है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो हम कह सकते हैं लेकिन वांछनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना यह ईवीएस के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन का ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना ये भी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के समुदाय के सदस्य उसकी रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। और सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी उनमें ज्ञान की रचना होती है। और ऑप्शन डी व्याख्या और परिभाषा ये गलत है। तो हमारा नीचे दिए गए जो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इसमें ए, बी और सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या के द्वारा। तो व्याख्याएं तो इसमें है नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है कि वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। तो हमारा जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि केवल ए और बी ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, ए और सी है, बी है, ए, बी और सी है। तो इसमें 79 का हमारा 4, ए, बी और सी तीनों सही है, क्योंकि उनका उद्देश्य उनकी सृजनात्मकता का विकास भी है, अवलोकन और रचना कौशलों का विकास भी है, और साथ ही साथ सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर फल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और ऑप्शन डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन डी तो हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही है, क्योंकि समूह में सीखना
सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित भी करता है और उसकी अंतःक्रिया को अच्छा भी बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन है परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र या डी क्लास यानी कि कक्षा। तो हमारे ऑप्शन है केवल डी, केवल सी और डी, ए बी और सी या केवल ए और बी। तो हमारा इसमें ए बी और सी दोनों बहुत ही सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली जो संसाधन है वो परिवार के सदस्य भी हैं, समुदाय के सदस्य भी हैं और समाचार पत्र भी हैं। लेकिन क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर पर्यावरण अध्ययन को सिखाया नहीं जा सकता, प्रभावशाली संसाधन बनाया नहीं जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन है फर्स्ट वैश्वीकरण से स्थानीय की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो हमें इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, जो कि है। दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, ये भी है। तीसरा है वर्णन अभिलेख, ये भी है। और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है ये रचनात्मक आकलन नहीं है, उसका साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो सही या गलत में तो आंकना ही नहीं चाहिए बच्चों के उत्तरों को। ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो ये इसमें आकलन में दूर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 3 है आकलन के संकेतकों का उपयोग, ये भी नहीं है। और बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन नहीं करना चाहिए हमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का आयोजन या संचालन करती है, जिसमें वो क्लास के स्टूडेंट से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। ऑप्शन 1 है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 2 है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को कहती है। ऑप्शन 3 है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। और ऑप्शन डी है कि बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने को प्रेरित करती है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर टीचर की वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिसमें वो उनके क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कौवा, क्योंकि यह एक पक्षी है और बाकी जलीय जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है जो कॉलम 1 और कॉलम 2 में डिवाइड है। इसमें राज्य और शहर दिए गए हैं और साथ ही उनका अत्यधिक पसंदीदा भोजन भी दिया हुआ है। तो हमें इनके साथ मैच करना है। ए है हांगकांग। तो हांगकांग की खासियत ये है वहाँ पर जो पकाया हुआ सांप है वो बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ पर उनका अत्यधिक पसंदीदा भोजन है। तो
ए का 5वां है। तो ए का 5वां देखिए ऑप्शन में तो हमारा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं केरल। तो केरल जो है वो केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बी का 1 है, तो बी का 1 हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है सिर्फ। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा। तो लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। कश्मीर है, कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में बनी हुई फ़िश ज़्यादा पसंद की जाती है। और डी है गोवा, गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली को ज़्यादा लाइक किया जाता है लोगों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन 1 है उल्लू, ऑप्शन 2 है कौवा, ऑप्शन 3 है वसंत गौरी और ऑप्शन 4 है मैना। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे से पीछे की ओर कर लेती है, ये उसकी खासियत है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। ऑप्शन बी है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और ऑप्शन सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही है, लेकिन बी गलत है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है इससे। तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे जो अहम फैसले हैं वो सभी फैसले लेती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 3 में सी, डी और ए ये तीनों ऑप्शन शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।